Good morning, students. Happy Raksha Bandhan to all you. And we were discussing about the revolution of 1857 in last class. Indian history is, and in the part of Indian history, or especially in the modern history, we see a very important and very fabulous, marvelous incident happened in the India. When the Britishers came in 1757, after the war of Plassey and Buxar, they established their ruling in India and कंटिन्यू दे आर एक्सपांडिंग देमसेल्व्स, अपने आप को एक्सपांड कर रहे थे, वो लोग एक्सपांशन कर रहे थे. तो इन एक्सपांशन के दौरान उन्होंने क्या किया, खूब सारे अलग अलग हथकंडे यूज़ किए. दे यूज्ड मैनी ट्रिक्स और द मैनी मेथड्स टू कन्वर्ट इंडियंस टू दे बिकेम फेवर ऑफ देमसेल्व्स. यानी उनको फेवर में करने के लिए उन्होंने इंडिया के अंदर खूब सारी अलग अलग टेक्निक स्ट्रेटजीज यूज़ किए. अब वो स्ट्रेटजीज़ क्या थी, तो उन स्ट्रेटजीज़ को हम हमारी बुक में नहीं, फिर भी कुछ अलग अलग स्ट्रेटजी, जैसे इंडिया को कन्वर्ट करना. इंडिया का जो रिलीजन था वो हिंदू और मुस्लिम था, उनको कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना. इंडिया का जो पैसा था, ड्रेन जो था, मनी था, उसको यहाँ से लेके, जो मनी था उसको यहाँ से लेके वहाँ पर भेजना, कहाँ, ब्रिटेन में भेज देना. इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट्स या जो होममेड जो उनका जो बिज़नेस था, जो छोटे छोटे बिज़नेस थे, उन लोगों को उनको ख़त्म करके इंडिया का जो ओरिजिनेटेड, यानी और इंडिया का ओरिजिनेटेड जो बिज़नेस था वो उसको ख़त्म करके अपना बाहर से लाके एक्सपोर्ट करना, यहाँ पे उन्होंने मार्केट क्रिएट किया. तो खूब सारी चीज़ें उन्होंने की. जो आर्मी के अंदर भी उन्होंने खूब सारे एक दूसरे के बीच में उन्होंने भेदभाव क्रिएट किया, उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट किया. तो इस सबसे परेशान होकर जो इंडिया के जो ब्रिटिशर्स थे, मोस्टली इन द अवध और इन द बंगाल, तो उन लोगों ने क्या किया कि एक म्यूटिनी स्टार्ट कर दिया. मैंने बताया कि 10th of May 1857 इट वॉज स्टार्टेड. एंड बिफोर द टू इंसिडेंट व्हेन द मंगल पांडे रिफ्यूज टू यूज द कार्टिजेजेस ऑन द एनफील्ड राइफल एंड on at the 8th April he was hanged. And the rebel was started from there, but according to official records or nationwide, the rebel was started on the 10th of May 1857. यहाँ तक हम डिस्कशन कर रहे थे. अब इसके आगे एक टॉपिक आता है. ये टॉपिक जो मैंने लिखा है कि हाउ द म्यूटिनीज बिगिन, यानी म्यूटिनी स्टार्ट कैसे हुई. हमको मालूम पड़ गया कि उन लोगों ने मना कर दिया, सब कुछ कर दिया. फिर ये तो एक छोटा सा चिंगारी था, यानी कि एक चिंगारी उन्होंने लगा दी. कि क्या हुआ कि उन्होंने एक छोटा सा चिंगारी लगाया और उस चिंगारी को उन्होंने बड़ा सा एक रेवोल्यूशन का फंक्शन कर दिया. तो आगे देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर. मैं इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको बताता हूँ. द सिपाही बिगेन देयर एक्शन विद ए सिग्नल. उनको एक सिग्नल मिला. अब सिग्नल कैसा हो सकता है, कभी भी ध्यान रखना. सॉरी, थोड़ा सा समस्या हो रहा है. देखो, सिग्नल कैसा हो सकता है कि कुछ भी एक ऐसा उनको साइन मिल जाए, जैसे कि रेस जो होती है, हम लोगों ने मैराथन देखा है, रेस होता है तो उसमें क्या करते हैं, एक फायर होता है और सारे जो रनर्स होते हैं वो दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं. म्यूटिनी को भी इसी से रिलेट कर सकते हैं. एक फायर हुआ, एक बेल बजी और पूरे म्यूटिनीज आप अक्रॉस द कंट्री पूरी एक जगह दूसरी जगह भागने लगे और एक जगह से जाके दूसरी जगह लोगों को एंथुसियास्ट किया उन्होंने, यानी उन लोगों को एक्साइट किया, उन लोगों को मोटिवेट किया कि आप लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट लो. देखो इसके अंदर क्या लिखा है, मैं आपको अंडरलाइन करके बता देता हूँ कि इन मैनी प्लेसेज इट वॉज द फायरिंग, द इवनिंग गन ऑफ द साउंडिंग ऑफ द बगल, दे फर्स्ट सीज द बेल आर्म्स एंड प्लंडर द ट्रेजरी. अब उन्होंने क्या क्या किया, हम इसको देख लेते हैं कि दे फर्स्ट सीज द बेल ऑफ आर्म. बेल ऑफ आर्म यानी एक स्टोर रूम होता है जिसके अंदर सारे आर्मी के जो सारे वेपन्स होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस, वेदर इट इज़ द बंदूक यानी राइफल्स हो गई, पिस्टल्स हो गई, कार्टिजेजेस हो गए, छोटी छोटी तोपें हो गई, कुछ उनको बारूद मिल गया, वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है. एंड प्लंडर्ड द ट्रेजरी, और ट्रेजरी जहाँ पर खजाना छुपा होता था, पैसा छुपा होता था, उस जगह को लूट लिया. देन अटैक्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. अब उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किया. द जेल के सारे इंडियन जो कैदी थे, क्योंकि उस समय इंडियन लोगों को कैदी बनाया जाता था, ब्रिटिशर लोग तो होते नहीं थे. उनका जो रूलिंग के अलावा उनका जो जुडिशरी जो टेक्निक था, जुडिशरी टेक्निक, उनके जो पीनल कोड्स बने हुए थे या उनके लॉ ऑफ कंडक्ट ऑफ लॉ जो था, वो सब ऐसे बना रखे थे कि जो इंडियन आदमी था वो तो अगर बेचारा फंस गया किसी ब्रिटिश के साथ अगर वो फंस गया तो उसको लाइफ टाइम उससे मुक्ति नहीं मिलने वाली है.
और ब्रिटिश लोग छोटे सा यानी 100 रुपये दिया, 500 रुपये दिया, 1000 रुपये दिया, दे वर फ्री। बट इंडिया के पास इतना पैसा नहीं होता, इंडियंस के पास पैसा नहीं होता तो उनको जेल में जाना पड़ता था। तो जेल के अंदर सब इंडियंस थे, उनको छुड़ाया, ट्रेजरी को लूटा, टेलीग्राफ ऑफिस को बंद कर दिया। टेलीग्राफ ऑफिस को बंद करने का रीज़न हमने पहले पढ़ा था कि एक जगह से दूसरी जगह वहाँ पर पहुँच नहीं सके। रिकॉर्ड रूम को जला दिया, बंगलों को जला दिया, ये सब इनको इकट्ठे कर लिए, सारे रिकॉर्ड रूम को सारे रिकॉर्ड को जला दिया, बर्निंग ऑल द रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग एंड एवरीबडी कनेक्टेड विद द वाइट मैन बिकेम ए टारगेट। जो भी वाइट मैन से कनेक्टेड था, वेदर इट इज़ इंडियन और ब्रिटिश, सब लोगों को निपटा दिया, सब उनके टारगेट पर, जो दिखे मारो कूटो, जो भी करना है, जलाना है, घर जलाना है, उनकी बंगलोज जलाने, उनके रिकॉर्ड रूम्स को जलाना, टेलीग्राफ ऑफिस, कुछ भी हो सबको ख़त्म कर दो। एवरीथिंग एंड एवरीबडी कनेक्टेड विद द वाइट मैन बिकेम ए टारगेट। प्रोक्लेमेशन इन हिंदी, उर्दू एंड पर्शियन, ये सब यानी कुछ नारे लगाए गए, हिंदी उर्दू के अंदर घोषणाएं कर दी गई कि हिंदू और मुस्लिम आर यूनाइटेड, हिंदू और मुस्लिम अब यूनाइट हो चुके हैं, दे आर फाइटिंग फॉर इंडिया एंड इंडियाज़ फ्रीडम एंड दे विल एक्सट्रीमिनेट द फिरंगीज़। यानी कि अगर उनको फिरंगी एक टर्म आती है जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताई, मैं केवल रिवाइज कर रहा हूँ। फिरंगी कौन होते हैं? वो लोग जो फॉरेन से आते हैं और जिनका रंग और कलर इज़ नॉट मैच्ड विथ इंडियन स्टाइल और द एशियन पीपल। हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग नहीं, उनका कलर कुछ भी अलग नहीं, सब एक ही जैसे कलर के हैं, बस उनके रिलीजन बिलीफ्स अलग है कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, बस बिलीफ्स अलग है, इनके कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो ये क्योंकि उन दोनों के कलर एक थे तो दोनों मिलके क्या बोलते थे इनको? फिरंगी। यानी ब्रिटिश जो लोग थे गोरे चिट्टे लोग थे, द वाइट पीपल एंड द ब्लैक पीपल, दिस डिस्क्रिमिनेशन वॉज द बेस्ड ऑफ द 1857 रिवोल्यूशन। जो 1857 रिवोल्यूशन का जो बेसिस था वो था हिंदू एंड ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल, ये दो का जो कॉम्बिनेशन था, इसको जो डिस्क्रिमिनेशन था इसको मेंटेन रखते हुए उन्होंने यूज़ किया। व्हेन ऑर्डिनरी पीपल बिगेन जॉइनिंग द रिवोल्ट, द टारगेट ऑफ अटैक्ड वाइडन। अब क्या हुआ? पहले लोग कौन थे? केवल मिलिट्री के लोग, ओनली द मिलिटेंट्स, और द आर्मी के जो पीपल सिपोय थे, SEPOY, सिपोय जो लोग थे वो ही केवल इसके लीडर्स थे या इसको कंटिन्यू करने वाले लोग थे, इसके म्यूटेंट्स थे, ये लोग ही थे। लेकिन जब नॉर्मल पीपल्स लोगों, जब नॉर्मल लोगों ने, पीजेंट लोगों ने, फार्मर्स ने, लेबर्स ने जब इसको ज्वाइन किया, आप लोग क्वेश्चन पूछोगे सर महात्मा गांधी वाला चैप्टर जब आपने पढ़ाया तो बोला कि इंडिया के अंदर इतना बड़ा कभी नहीं जुड़ा है, महात्मा गांधी से पहले कभी नहीं जुड़ा है, तो अब लोग ये कैसे, आप कैसे बोल रहे हो कि ये लोग अब जुड़े? ऐसा हुआ था स्टूडेंट्स कि महात्मा गांधी का जो मूवमेंट था वो था 1920 के अंदर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उस समय क्या हुआ था, इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर उसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में, कुछ कुछ एरियाज़ के अंदर, कुछ स्मॉल टेरिटरीज़ के अंदर उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन महात्मा गांधी वाले के अंदर लोगों ने एरिया टेरिटरी को ध्यान में रख के नहीं, पूरे इंडिया के लिए ध्यान में रख के उन्होंने ये काम किया है। तो उस समय लोगों ने अपने कुछ छोटे छोटे सेल्फ्स, यानी अपने छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर उन्होंने अपना अपना मोटो, कुछ उनके छोटे छोटे एम्स थे, उनको पूरा करने के लिए उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो क्या हुआ कि जब नॉर्मल लोगों ने इसके अंदर अपने आप को रख दिया कि हम लोग भी इसको ज्वाइन करेंगे, व्हेन द ऑर्डिनरी पीपल बिगिनिंग ज्वाइन द रिवोल्ट, द टारगेट्स ऑफ अटैक्स वाइडन। यानी जब उन्होंने ज्वाइन किया तो जो टारगेट ऑफ अटैक्स थे, यानी जो अटैक थे, वो टारगेट जो थे वो बड़े हो गए। यानी मान लो कि पहले आर्मी वाले लोग थे, इसको समझते हैं, आर्मी वाले लोग थे, उनके टारगेट होते थे अपने सीनियर, उनके सीनियर या गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यही लोग उनके टारगेट हो सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ, नॉर्मल लोग जुड़े, उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि आर्मी वालों को टेलीग्राफ ऑफिस एक सब कुछ जलाना होता था, उनको आर्मी बेल रूम जहाँ था वहाँ से उनको आर्मी की या आर्म्ड चीज़ें उनको चाहिए थी, वेपन्स चाहिए थे, तो वो लोग उनको करते थे। लेकिन नॉर्मल पीपल जब जुड़े तो पीजेंट्स वर्ग जुड़ गया, तो उनके अगेंस्ट कौन थे? जमींदार जो लोग थे, लैंडलॉर्ड्स थे, मनी लेंडर्स थे, वो लोग उनके दुश्मन थे। तो उन लोगों ने समझा कि ये लोग भी ब्रिटिश लोगों के साथ जुड़े हैं, तो उन लोगों ने ब्रिटिश लोगों की जगह किनको मारना शुरू कर दिया? इंडियन पीपल को भी। जो मनी लेंडर्स थे, जो बड़े बड़े बिग लैंडलॉर्ड्स थे जिनके वहाँ पर काम करते थे, जिन्होंने उनको बहुत बड़े लोन दिए थे, लेकिन उनके बदले बहुत बड़े बड़े अट्रैक्ट्स जो आता है ना सर्किट, जो कौन सा इंटरेस्ट होता है वो, जिसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, एक टर्म आती, मेरे माइंड से स्लिप हो गया।
तो वो वाले अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट उनसे लेते थे कि कभी वो फ्री नहीं होते पाते थे। उन लोगों ने उनके घर पे अटैक कर दिया, उनके सारे रिकॉर्ड जला दिए और अपने आप को कह दिया हम लोगों से आप कुछ नहीं। बड़े बड़े जमींदारों को मार दिया जिन्होंने उनके साथ एट्रोसिटीज़ किया था। दे मर्डर्ड द जमींदार से, इतना सारा खूब सारा काम हुआ देखते हैं। इन मेजर टाउन्स लाइक लखनऊ, कानपुर एंड बरेली, 3 टर्म याद रखना, लखनऊ, कानपुर, बरेली, तीनों कहाँ है? यूपी के अंदर। तो याद रखना होगा हम लोगों को यूपी, हरियाणा, बंगाल, ये 3 एरिया इसके में, और बिहार। तो ये थोड़े बिहार का साउथ वाला एरिया, और यूपी पूरा लगभग ईस्ट वाला बंगाल, सॉरी वेस्ट वाला बंगाल, और इधर थोड़ा दिल्ली वाला, दिल्ली पार्ट पूरा आ गया। और नीचे चलें तो दिल्ली से नीचे उतरे तो मध्य प्रदेश जो ग्वालियर झांसी वाला एरिया है वहाँ पे। और महाराष्ट्र के अंदर कानपुर वाला है, सॉरी कानपुर नहीं, महाराष्ट्र के अंदर भी छोटा सा हुआ था नागपुर के अंदर, वो हम देखेंगे। मनी लेंडर्स, मैंने बताया ना कि मनी लेंडर्स एंड द रिच ऑल्सो बिकेम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द रेबल वर्थ, यानी जो मनी लेंडर्स थे और जो बड़े अमीर लोग थे वो लोग भी उनके टारगेट बनते गए। फिर आगे देखते हैं कि peasants not only saw them as oppressors but also allies of the British. In most places their houses were looted and destroyed. मैंने बता दिया कि सब उनके घर को लूट लिया एंड डिस्ट्रॉय कर दिया। The mutiny in the sepoy ranks quickly became a rebellion. There was a general defiance of all kinds of authorities and their hierarchy. यानी कि कोई भी तरह की हो, there was a general defiance of all kinds of authority and hierarchy. जितने भी टाइप की अथॉरिटी और हायरार्की थी सब खत्म हो चुकी थी, कोई नहीं बचा था। एक टर्म आती है वेल ऑफ आर्म्स, इज ए स्टोर रूम इन विच वेपन्स आर केप्ट, जहाँ पर वेपन्स रखे जाते हैं उनको बेल ऑफ आर्म बोला जाता है। फिरंगी पर्शियन ओरिजिन की एक टर्म है जो फ्रेंच से निकली हुई है पॉसिबली, जो अलग कलर वाले लोगों को बोला जाता है, डेजिग्नेट फॉरेनर्स। देखो ऑर्डिनरी पीपल ज्वाइन द सिपॉइज इन अटैकिंग द ब्रिटिश इन लखनऊ। नॉर्मल लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया। देखो ये सब नॉर्मल, कुछ ब्रिटिशर्स लोग हैं, ये नॉर्मल आदमी दिख गया, ये बताता हूँ आपको, ये आदमी ये नॉर्मल है, ये छोटे छोटे नॉर्मल लोग हैं। कुछ सिपाही थे, कुछ नॉर्मल लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया था। फिर आगे चलते हैं। इन द मंथ्स ऑफ मे एंड जून, in the months of May and June, the British had no answer to the action and rebels. Individual Britons tried to save their own lives and the lives of their families. British rules, as one of British officer noted, collapsed like a house made of cards. एक टर्म आता है इम्पोर्टेंट कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर या 8 नंबर के लिए भी, कि एक ब्रिटिश आदमी था, ब्रिटिश रूलर, उसने बोला है कि द ब्रिटिश रूल कोलेप्स्ड लाइक ए हाउस मेड ऑफ कार्ड्स, एक ताश के पत्तों की तरह। किसके पत्तों की तरह स्टूडेंट्स? ताश के पत्तों का घर बनाते हम लोग, ऐसे ऐसे 4-5 पत्ते जोड़ के ऊपर एक टॉप होता है जिसके अंदर अलग अलग नीचे स्लाइड बन के होता है। वो जैसे एक छोटा सा पत्ता गिरा, पूरा का पूरा हिला, वो पूरा का पूरा घर नीचे गिर जाता है, तो कोलेप्स हो जाता है। उसने ऐसे ही बोला कि जो ब्रिटिश एम्पायर जो इतना बड़ा फल फूल गया था, एक ताश के पत्तों की जैसे बिखर गया। हुआ क्या कि दिल्ली के अंदर लोगों ने अटैक कर लिया, तो जो दिल्ली के जो आर्मी वाले थे या म्यूटिनी या उनके लीडर्स थे, ब्रिटन एक टर्म आई, ब्रिटन का मीनिंग होता है जो यूरोपियन जो लोग थे, उन लोगों ने जब अपने आप को एक्सपांड करके दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अपने आप को फैलाना स्टार्ट किया, अपना कॉलोनीज़ बनाना स्टार्ट किया, तो वो किस नाम से जाने गए? ब्रिटन्स। देखो इसमें टर्म आई, मैं इसको बताता हूँ आपको, ब्रिटन कहाँ लिखा हुआ है। इंडिविजुअल ब्रिटन्स ट्राइड टू सेव देयर ओन लाइव्स, वो लोग अपनी जान बचाने के और अपने फैमिली को बचाने के लिए ट्राई कर रहे थे। उनको कोई मतलब नहीं था कि ब्रिटिश एम्पायर उनका रूलिंग बचेगा कि नहीं बचेगा, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका पहला इंटरेस्ट यही था कि हम लोग अपनी फैमिली और अपने आप को बचा सके, बाद का बाद में देखा जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखो एक छोटा सा सोर्स मन में क्या आता है, ऑर्डिनरी लाइफ इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स। What happened in the cities during the months of revolt? How did people live through those months of tumult? How was normal life affected? Reports from different cities tell us about the breakdown in the routine activities. Read these report from the दिल्ली उर्दू अखबार। एक अखबार है, उसके अंदर बोला कि कैसे उन्होंने नॉर्मल लाइफ को चेंज किया, डेली रूटीन चेंज हुआ, नॉर्मल लाइफ अफेक्ट हुई, और कैसे लोगों ने इसके रिवोल्ट के अंदर उन्होंने कैसे अपने आप को हैंडल किया, सब कुछ उसमें मेंशन किया है। आप लोग इसको पढ़ना और इसका एक आंसर तैयार करना। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आपको लिखना है। क्वेश्चन होगा, मैं इधर लिख देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। कुछ सेकंड के लिए मैं कैमरा ऑफ करूँगा ताकि आप लोगों को इजीली दिख सके।
तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, हाउ द रिवोल्ट अफेक्टेड, सॉरी इफेक्टेड होगा, how the revolt affected the normal लाइफ, नॉर्मल लाइफ को इसने कैसे इफ़ेक्ट किया हम लोग इसमें देखेंगे। अब स्टूडेंट मैं कैमरा ऑन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, the reason of the similarly in the pattern of the revolt in different places lay partially in its planning and coordination. It is clear that there was a communication between the Sepoy lines and various cantonments. After the 7th Awadh, देखो क्वेश्चन ये पूछा जा रखा है कि ये जो टॉपिक समझाना चाह रहा है कि क्या उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन था, कि पूछा जाए कि अवध के अंदर जब मेरठ के अंदर हुआ तो अवध यानी डिस्टेंस कम से कम 400 किलोमीटर दूर है अवध मेरठ से। बैरकपुर कितना दूर है, बैरकपुर अब मेरठ अवधपुर, अवध से लेके दिल्ली, दिल्ली पहुंच के बंगाल में पहुंचना है, झांसी ग्वालियर, तो इतनी जगह ये छोटे से दिनों के अंदर, इतने से टाइम के अंदर इतना सारा फैल कैसे गया। तो इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वॉज देयर एनी कम्युनिकेशन बिटवीन द सिपॉय कैंटोनमेंट्स और द म्यूटिनीज। तो हाँ, यस, हमको मिलते हैं सोर्स, द रीजंस, और क्या फिक्स करते हैं कि देयर वाज ए कम्युनिकेशन बिटवीन द सिपॉय लाइन्स, उनके बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन का कड़ी था, उनके बीच में देयर वाज ए लाइन बिटवीन द सिपॉय लाइन्स, उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी था। देखो कैसे मिलता है कि एग्जाम्पल दिया है। आफ्टर द 7th, मैंने उसके अंदर एग्जाम्पल लिखा है नोट्स के अंदर, आप उसको देखना। आफ्टर द 7th Awadh irregular cavalry had refused to accept the new cartridges in early May, they wrote the 48th Native Infantry that they had acted for the faith and awaited the 48th order। यानी उन लोगों ने उनके विश्वास के अकॉर्डिंग काम कर लिया। दे हैड एक्ट फॉर द फेथ एंड अवेटेड फॉर द 48th ऑर्डर। यानी अब वो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि हम लोग आपके ऑर्डर आने पर ही म्यूटिनी स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट द रेबल आफ्टर देयर ऑर्डर। सिपॉय और देयर emissaries moved from the station to another. People were thus planning and talking about the rebellion। वो लोग एक दूसरे के बीच में बात करते थे, लोगों के बीच में भी बातें होती थी, तो वो बातें एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचती जाती थी। तो रेबल के बारे में या जो रिवोल्ट होता है उसके बारे में कोई ना कोई कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ रखा था। आगे चलते हैं। एक देखो एक सोर्स और मिला है, सिस्टन एंड तहसीलदार, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको समझेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में उसने क्या लिखा, क्वेश्चन पूछा सकता है, इज देयर वॉज देयर एनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी और वॉज देयर एनी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश बिटवीन द सिपॉय लाइन्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए। तो इसको पढ़ते हैं, सोर्स बेस्ड के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द मैसेज ऑफ रिवॉल्ट एंड म्यूटिनी, द एक्सपीरियंस ऑफ Francois Siston, a native Christian police inspector in Sitapur। Siston was a native police officer in Sitapur, क्रिश्चियन पुलिस ऑफिसर था। याद रखना, क्रिश्चियन को इधर मेंशन किया, इसका मतलब कुछ ना कुछ रिलीजियसली कुछ होगा, क्योंकि क्रिश्चियन नॉर्मली नहीं नाम लिया जाता है, क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू नहीं होता, लेकिन जहाँ क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम यूज़ हुआ इसका मतलब रिलीजियंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ वहाँ पर मेंशन होगा। देखते हैं क्या कहता है। क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर इन सीतापुर इज टेलिंग he had gone to Saharanpur to pay his respect to the magistrate। Siston was dressed in Indian clothes and sitting cross-legged। उसने इंडियन कपड़े पहन रखे थे, अपने क्रॉस लेग के अंदर बैठा होता, पालती बना के क्रॉस लेग। ए मुस्लिम तहसीलदार फ्रॉम बिजनौर, बिजनौर का मुस्लिम तहसीलदार है।
एंटर द रूम अपॉन लर्निंग दैट सिस्टन वाज फ्रॉम अवध ही इंक्वायर्ड व्हाट न्यूज़ फ्रॉम अवध। उसने अवध से पूछा, उसने पूछा कि अवध से क्या न्यूज़ आई है। हाउ डज़ द वर्क प्रोग्रेस ब्रदर, और वहाँ पर प्रोग्रेस कैसा हो रहा है। प्लेइंग सेफ, सिस्टन रिप्लाइड, इफ़ वी वर्क इन अवध, इफ़ वी हैव वर्क इन अवध योर हाइनेस विल नो इट। यानी उसने कहा कि अगर हमको अवध में कुछ काम होगा तो आप लोग इसको जान जाएंगे। द तहसीलदार ने क्या बोला, डिपेंड अपॉन इट वी विल सक्सीड दिस टाइम, द डायरेक्शन ऑफ बिजनेस इज इन एबल हैंड्स। द तहसीलदार वाज लेटर आइडेंटिफाइड एज द प्रिंसिपल रेबल लीडर ऑफ बिजनौर। क्या अच्छी बात बोली उसने, देखो इंटरेस्ट होता है। एक बिल्कुल सस्पेंसिव चीज़ उसने बताई कि बिजनौर का एक तहसीलदार है मुस्लिम, वो एंटर होता है रूम के अंदर, सिस्टन के अंदर, सिस्टन से पूछता है कि अवध की क्या रिपोर्ट है। तो सिस्टन बोलता है कि अगर वहाँ पर कुछ भी होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप भी इन्फॉर्म हो जाओगे। तो बिजनौर वाला बोलता है कि अच्छा है, वहाँ पर जो रूलिंग है वो एकदम मजबूत हाथों के अंदर है। डिपेंड अपॉन इट, इट विल सक्सेस दिस टाइम, द डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस इज इन एबल हैंड्स। और बिजनेस जो का और जो डायरेक्शन है, जो हमारा बिजनेस है वो एक मजबूत हाथों के अंदर है। और बाद में क्या मालूम पड़ता है कि बिजनौर का जो तहसीलदार था वो क्या था, जो रेबल थे उनका लीडर था। तो इतना तगड़ा कम्युनिकेशन एक दूसरे के बीच में फैला हुआ था कि अफसर लोग भी पहुंचे हुए थे। तो कम्युनिकेशन वॉज देयर। ये कोई स्टोरी अगर आप आ जाए तो लिख सकते हो छोटे से। द पैटर्न ऑफ द म्यूटिनीज एंड द पीसेज ऑफ एविडेंस दैट सजेस्ट सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग कोऑर्डिनेशन रेज सर्टेन क्रूशियल क्वेश्चंस, हाउ आर द प्लान मेट्स। यानी कुछ उनको म्यूटिनीज का प्लानिंग मिला है कि म्यूटिनीज पहले से प्लान थी। ये एक बहुत बड़ी सीरीज का तो रिजल्ट तो थी, लेकिन क्या ये म्यूटिनी प्लान थी कि नहीं थी, कि एक एकदम छोटे छोटे ब्लास्ट हो रहे थे फिर एक एकदम बड़ा ब्लास्ट हो गया, ऐसा नहीं। कुछ प्लानिंग हो रहा था उनके बीच में कि ये सब हमको करना है। तो इसके कुछ सोर्सेज मिले, कुछ एविडेंस मिले, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, हाउ वर द प्लान्स में, और प्लान्स कैसे बनाए गए, हु वर द प्लानर्स, और प्लान किसने बनाया। इट इज़ डिफिकल्ट ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट आंसर टू सच क्वेश्चन। कोई डायरेक्ट आंसर और देना भी नहीं चाहेंगे, ये ब्रिटिश लोगों का लिखा हुआ चीज़ है। तो ब्रिटिश लोग कभी भी नहीं कहना चाहेंगे कि ऐसा सब कुछ प्लान होता है। अगर वो कह देते हैं, देखो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, एक कंट्राडिक्शन क्रिएट होता है। आप लोगों को सब कुछ ध्यान में रखना होगा कि अगर एक कंट्राडिक्शन क्रिएट किया होता, अगर वो लोग कह देते कि प्लानिंग था, प्लानिंग था इसका मतलब इट वॉज ए रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, तो इंडिया के अंदर भी एक रिवोल्यूशन था। लेकिन ब्रिटिश जो होते हैं हिस्टोरियन, उन्होंने क्या बोला, इट वॉज जस्ट ए सिपोय म्यूटिनी, इट वॉज जस्ट ए स्मॉल रेबल, और इट वॉज नॉट ए फ्रीडम फाइट, इट वॉज जस्ट ए स्मॉल रेबल और द म्यूटिनी, और कुछ नहीं था। लेकिन अगर वो कह देते कि ये प्लान्ड है, इफ़ दे सेड, इफ़ दे टोल्ड दैट इट वॉज द प्लान, तो उनका क्या होता है, उनका जो लिखा हुआ स्टेटमेंट, उनका जो थ्योरी, वो पूरा गलत हो जाता है। इसलिए उन्होंने नहीं बोला। देखो एक टर्म और आती है, हाउ द म्यूटिनीज बिकेम टू बी ऑर्गेनाइज्ड। कैप्टन हर्षे ऑफ द अवध मिलिट्री पुलिस had been given protection by his Indian subordinates during the mutiny। कैप्टन हर्षी को प्रोटेक्ट करने वाले कौन थे, उसके इंडियन सबॉर्डिनेट्स, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया था। देखते हैं, द 41st native infantry which was stationed in the same place insisted that since they had killed all their white officer, the military police should also kill the Hersey or deliver him as a prisoner to the 41st। The military police refused to do either, and it was decided that matter would be settled by a panchayat composed of native officers drawn from earliest stories of the uprising. Noted that panchayats were nightly occurrence in the कानपुर सिपोई लाइन्स। अब इन्होंने बोला, देखो इस स्टोरी से वो क्या समझाना चाह रहे हैं कि प्लानिंग होता था क्या इस म्यूटिनी का। हाँ, तो हमको कैसे मालूम पड़ता, देखना एक छोटी सी स्टोरी से आप रिलेट करेंगे। एक क्लर्सी, इसका नाम क्या है, कि जो कैप्टन था, कहाँ का कैप्टन था, अवध की मिलिट्री का कैप्टन था, उसका नाम क्या था, कैप्टन हर्षे। उस कैप्टन हर्षे को लोगों ने किडनैप कर लिया क्योंकि अटैक हो रहा था अवध के। तो उसके जो सबॉर्डिनेट्स लोग, यानी उसके जो जूनियर थे, इंडियन जूनियर, उन लोगों ने उसको सपोर्ट किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 41 वाली जो 41 जो थी म्यूटिनी, उसके लोगों ने बोला कि आप इसको हमारे हवाले कर दो, हमने इतने लोगों को मारा, वी किल्ड द अदर्स, वी शुड किल इट, और हैंडल टू इट 41st जो इन्फेंट्री है उसको हैंडल कर देना चाहिए, कैवेलरी को।
ये वो सब डिले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जो उसके सबॉर्डिनेट्स थे या उसके मिलिट्री ऑफिसर थे उन्होंने मना कर दिया। तो फिर बोला कि इसका डिसीजन कहाँ होगा, जो ऑफिसर्स हैं उनकी एक पंचायत में। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, इसका फैसला कहाँ होगा, ऑफिसर्स की पंचायत में होगा। और वो पंचायत कहाँ लगती है, कानपुर के अंदर हर रात को एक पंचायत लगती है, तो वहाँ उसका फैसला होगा। अब इस पंचायत में फैसला होने से लोग क्या रिलेट कर सकते हैं, हम लोग देखना कि पंचायत है, इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ रोज़ पंचायत लग रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ डिसीजन लिए जा रहे थे। डिसीजन लेने से रिलेटेड हो सकता है कि वहाँ पर कुछ प्लानिंग चल रहा था कि इसके बाद हमारा टारगेट ये होगा, इसके बाद हमारा ये टारगेट होगा, इसके पहले हमने ये किया, हमने वो करेंगे, तो प्लानिंग वहाँ पर था। कैसे मालूम पड़ा कि एक पंचायत लग रही है, इसका मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ प्लानिंग था। हमारे पास इनफ सोर्सेज नहीं है, वी डू नॉट हैव इनफ डॉक्यूमेंट टू प्रूव दैट इट वॉज प्लान्ड और हु वर द प्लानर्स एंड हाउ इट वॉज प्लान्ड। हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं, लेकिन हम कुछ छोटे छोटे स्टोरीज, कुछ एग्जाम्पल से रिलेट करके प्रूव कर सकते हैं, नॉट कन्फर्मली बट a little bit. Charles Ball, who wrote on the earliest stories of the uprising, noted that panchayats were nightly occurrence in the Kanpur sepoy lines. What this suggests that some of the decisions were taken collectively. कुछ decision collectively लिए जा रहे, इसका मतलब कुछ planning था. Given the fact that sepoy lived in the lines, shared a common lifestyle, and that many came from same caste, it is not difficult to imagine them sitting together to decide their own future. They sepoy were makers of their own rebellion. इसका मतलब क्या मालूम पड़ता है, उन्होंने अपने खुद के रेबेल का बनाया था। वो लोग साथ में रहते थे, कुछ लोग अपनी एक ही कास्ट के थे, एक ही जगह रहते थे, सिपाही लाइन्स में, जिसको हम आज में पुलिस लाइन जो बोलते हैं, उस समय सिपाही लाइन्स थी, वो सब लोग साथ में रहते थे, साथ में खाते थे, एक जैसा लाइफस्टाइल था। इसका मतलब उनके बीच में कुछ प्लानिंग था, वो कुछ डिसाइड करते। म्यूटिनी एक टर्म आती है, म्यूटिनी अ कलेक्टिव डिसओबीडेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विद इन द आर्म्ड फोर्स। म्यूटिनी क्या होता है, आर्म्ड फोर्स या आर्मी जो हो गया, फोर्स जो है, उसके लोग जब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना बंद कर दें, और अकेला आदमी नहीं, अकेला आदमी तो नहीं करेगा, अकेला आदमी तो गद्दार, लेकिन जब एक कलेक्टिव डिसओबीडेंस यानी खूब सारे लोग मिलके मना कर दे, डिसओबी कर दे कि हम रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानेंगे, देन इट इज़ म्यूटिनी। रिवोल्ट क्या है, रेबेलियन ऑफ पीपल अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी एंड पावर। द टर्म्स रिवोल्ट एंड रेबेलियन कैन बी यूज्ड सिनोनिमसली। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक नंबर के अंदर व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन म्यूटिनी एंड रिवोल्ट। ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। स्टूडेंट, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिवोल्ट एंड म्यूटिनी। रिवोल्ट और म्यूटिनी में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 नंबर और 1 नंबर के लिए तो 100% चांस है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे क्या बोलते हैं देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 द टर्म रिवोल्ट रेफर्स primarily to the uprising the civilian population, peasants, जमींदार्स, राजाज, while the mutiny was the sepoy। सिपोय तो था वो केवल आर्मी के लोगों के लिए, जो सॉरी म्यूटिनी जो था वो केवल आर्मी के लोगों के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, या किसके लिए हो सकता है, जो आर्मी के कैंटोनमेंट में जो लोग रहते थे उन लोगों के लिए क्या कहा जा सकता है स्टूडेंट्स, कि वहाँ पर म्यूटिनी हुआ था। म्यूटिनी इज ऑलवेज related with the army only, and the rebel or rebellion revolution is related with the civil population, peasants हो गए, जमींदार हो गए, राजा हो गए, जागीरदार। जब नॉर्मल लाइफ या नॉर्मल पीपल जब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो इट इज़ नॉन एज रेबेलियन और रिवोल्यूशन, रिवोल्ट। और केवल आर्मी के लोग होते हैं वो जब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं देन इट इज़ नॉन एज म्यूटिनी। ठीक है, ये कोई तो हमने देखा है। इसके आगे वाला जो टॉपिक है हम लोग अगली बार देखेंगे। क्वेश्चन आता है कि लीडर्स ऑफ एंड द फॉलोवर्स, हु वर द लीडर्स, जैसे रानी लक्ष्मीबाई,
मंगल पांडे, नाना साहिब, ये सब लोग आएंगे तो हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, हु वर द लीडर्स एंड हु वर देम द फॉलोअर्स। ओके स्टूडेंट्स, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।